नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुषम, आप सबका इस सेशन में स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक को कवर करने वाली हूं वो है जॉइंट इश्यूज। जॉइंट्स जो अक्सर सभी लोग, हम अब घर में हो चाहे हम खुद हो, सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो अपनी जो बोन हेल्थ है उसकी ओर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी हैं। बिकॉज वो हमें संरचना प्रदान करती हैं, हमारे अंगों की भी रक्षा करती हैं। जानते हैं, हमारा जो लिवर है, हमारा जो हार्ट है या फेफड़े हैं, वो हमारी जो पसलियां जिसको कहते हैं, वो भी हड्डियां हैं, रिब्स। तो वो उसको रक्षा प्रदान करते हैं। साथ साथ ये हमारी मांसपेशियों को बांधे रखते हैं। हाथ का हिलना, मुंह का चलना या फिर घूमना फिरना, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे अस्थियां हैं, यानी हमारी बोन्स हैं, जिनके ऊपर हमारी मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हड्डियों का, वो है कैल्शियम का भंडारण, यानी कैल्शियम का इकट्ठीकरण, यानी उसका एक स्टोर हाउस, एक पावर हाउस। यहाँ पे कैल्शियम स्टोर होता है, उसका हम कहते हैं कैल्शियम का भंडारण। तो ये चार मुख्य इंपॉर्टेंट हड्डियों के फंक्शंस हैं। अब हम अक्सर बच्चों को भी कहते हैं या अडल्ट्स भी कहते हैं कि आप अच्छे से खाओ पियो ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हों। लेकिन ये बात शायद कई लोगों को नहीं पता होगी कि जो हड्डियां को जो ढांचा है या हड्डियों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो सिर्फ मात्र 30 तक ही पॉसिबल है। यानी जो भी आप बचपन में या किशोर अडल्ट अवस्था में खा रहे हैं, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, वो कैल्शियम का इकट्ठा करना, कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस का इकट्ठा करना, वो आपकी बोन्स के अंदर होने वाली जो बोन डेंसिटी है उसको प्रभावित करता है। और संचय यानी इकट्ठाकरण, ये सिर्फ 30 तक ही पॉसिबल है। उसके बाद एक स्टेबल, एक स्थायी लेवल पहुंच जाता है, जिसके बाद कैल्शियम और फॉस्फोरस या अन्य मिनरल या अन्य खनिज वो बढ़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो बोन हेल्थ है, जो लेटर इन एज, जो एडल्ट या ओल्डर एज में आने वाली स्थिति है, वो आपके पहले 30 सालों पर निर्भर करती है। अब आपने देखा होगा, स्टडीज ने भी प्रूव किया है कि जो बोन डेंसिटी है वो 30 तक ही बनती है, उसके बाद वो स्टेबल हो जाती है। अगर सपोज जो व्यक्ति बचपन में भी नहीं खाता, जब यंग होता तब भी नहीं खाता, प्रॉपर नहीं खाता, तो उसमें क्या होगा, उसकी हड्डियां वीक होंगी क्योंकि कैल्शियम स्टोरेज नहीं होगा। तो अगर मैं वैसे ही बात करूं कि हमारी हड्डियों के ग्रोथ के लिए क्या क्या कंटेंट्स चाहिए, तो सबसे जो कॉमन आता है वो है कैल्शियम। सब लोग कहते हैं कि हड्डियों के लिए कैल्शियम, दांतों के लिए कैल्शियम। साथ साथ विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में चाहिए। और साथ साथ हड्डियां 50% प्रोटीन से बनी होती है, तो प्रोटीन भी जरूरी है। अगर कोई जनरल बात करे कि हमारी बॉडी को कैल्शियम कितना चाहिए, विटामिन डी कितना चाहिए और प्रोटीन कितना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लेवल हम अडल्ट यानी टिल 18 जो कैल्शियम का लेवल होता है, वो हमारा 1000 मिलीग्राम पर डे होता है। यही हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट आगे बढ़कर 1200 मिलीग्राम, यानी ओल्डर लाइफ में हम सोचते उल्टा है कि बढ़ती उम्र में हमें नहीं चाहिए इन चीजों को, हमें नहीं चाहिए दूध पीना। ये सब गलत है। आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, वो 1200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हो जाती है। और अगर मैं विटामिन डी की बात करूं तो अडल्ट एज में 600 इंटरनेशनल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो अडल्ट लाइफ में यानी बढ़ती उम्र में 800 हो जाती है। अब रही बात प्रोटीन की, प्रोटीन प्रोटीन का अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो जनरल लगता है दूध से, पनीर से, दालों से या नॉन वेज से हमें प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन बात सही है, लेकिन कुछ हद तक। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये आप कॉपी पेन में नोट करिए। 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, यानी आपके 1 किलो बॉडी वेट को 0.8 ग्राम्स की डेली डोज चाहिए। अगर आप उस लेवल से थोड़ी सी मात्रा भी ज्यादा खाते हो, कम खाते हो तो ग्रोथ नहीं होगा। अगर उस लेवल से ज्यादा खाते हो, आपके बॉडी वेट के हिसाब से ज्यादा खाते हो, तो वो आपकी बॉडी में संचय हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स। यूरिटोन, जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या और मल्टीपल इश्यूज होंगे जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। तो कहने का मतलब, आपका कैल्शियम, आपका विटामिन डी, आपका प्रोटीन
प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बढ़ा हुआ स्तर तीनों में हानिकारक है, कम रहता स्तर वो भी हानिकारक है। तो आज मैं अपनी छोटी सी स्लाइड्स के माध्यम से आपको और क्लैरिटी के साथ बताना चाहूंगी कि कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन के साथ साथ अगर हम इनबैलेंस क्रिएट करते हैं, यानी कम या ज्यादा लेते हैं, तो कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। तो मैं चाहूंगी कि आपको एक पीपीटी के माध्यम से दिखाऊं, तो ध्यान दीजिए इस बात को। हड्डियां बहुत जरूरी हैं सबके लिए, और हमारी बॉडी में टोटल 207 होती हैं जब हम जन्म लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारी एज बढ़ती है, तो जो 206 हो जाती है, यानी 2 हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ एक बोन और जॉइंट हेल्थ के बारे में। तो मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया 2 हड्डियां, एक है नॉर्मल बोन और एक है ऑस्टियोपोरोसिस। अब आप हड्डी के बीच में देखिए घनत्व, जिसको हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी यानी पर एरिया के हिसाब से कितनी उसमें खनिज है। पहली बोन जो नॉर्मल बोन है, उसमें आपको जो डॉट्स दिख रहे हैं वो हमारा मिनरल्स है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखिए। और जो दूसरी बोन जिसको मैंने ऑस्टियोपोरोसिस बोला है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखिए, यानी जो खनिज है वो ग्रुपिज्म में है, तो बीच में जो गैप है वो काफी खाली है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हड्डियां वीक हो जाती हैं, और अगर यही स्थिति लंबे समय तक रहे तो फ्रैक्चर होने के भी पूरे चांसेस हैं। अब ध्यान दें इस बात को कि अक्सर जब हमारा बॉडी का पेन नहीं बंद होता, तो जो हड्डियों वाले डॉक्टर होते हैं वो हमसे एक टेस्ट करवाने को कहते हैं, जिसको कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। यानी ये वो टेस्ट है जो आपकी कैल्शियम या अन्य खनिजों का जो डेंसिटी है हड्डियों में कितना है वो मापेगा। अगर वो कम होता है तो आपको लगातार बॉडी पेन होते हैं, हड्डियों के अंदर अजीब सा पेन होता रहता है। तो ऐसे लोगों में अगर हल्का सा भी नॉर्मल एक्टिविटी दौरान वो गिर भी जाए तो फ्रैक्चर होने की संभावनाएं पूरी रहती है। अब ये स्थिति ज्यादातर कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ज्यादा देखने को मिलती है। उनमें सबसे पहले महिलाएं हैं जो मीनोपॉज की तरफ है, यानी जिनको मासिक धर्म बंद हो चुका है। उन फीमेल्स में ये लक्षण देखने को सबसे पहले मिलता है। दूसरा, जो लोग हाइपरथायरॉयडिज्म से पीड़ित हैं, यानी जो थायराइड की टैबलेट्स भी खा रहे हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म है, उनको ये स्थिति पैदा हो जाती है। और साथ साथ थायराइड के साथ साथ 2 ग्रंथियां हमारी होती हैं जिनको पैराथायरॉयड कहते हैं। तो जिन लोगों को पैराथायरॉयडिज्म भी है, उन लोगों में भी ये स्थिति देखने को मिलती है। साथ साथ जिनको ल्यूकीमिया है, यानी ब्लड कैंसर है, या जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, या जो कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, उन लोगों में, या जो लोग कुपोषण का शिकार हैं, या एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, या बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, तो उन केसेस में
हेलो, क्या सब मुझे सुन पा रहे हैं सर? प्लीज आप मैसेज करें जरा। रमेश जी सुन पा रही हैं आप? ओके, ठीक है सर। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना स्लाइड से। तो हम पढ़ रहे थे गाउट के बारे में। गाउट यानी बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, जो एक स्पेसिफिक डाइट यानी प्रोटीन डाइट खाने से, जो एक्सेस प्रोटीन खाने से हो जाता है, जब बॉडी से नहीं निकलता तो हमारी जो जॉइंट्स हैं, छोटे जॉइंट्स, उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जो जिम वर्कर्स हैं, जो जिम जाते हैं और प्रोटीन बहुत ज्यादा खाते हैं, या उन लोगों में जिनको बीपी की शिकायत रहती है, या जो जिनका बॉडी वेट भी ज्यादा है, या जिनको किडनी इश्यूज भी हैं, रीनल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से जो किडनी का जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल नहीं होता, जिससे ये प्रॉब्लम आती है। साथ साथ ये उन लोगों में भी देखने को मिला है जिनकी जो लंबे समय से एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, या 6 महीने से ज्यादा टाइम से स्टीरॉयड ले रहे हो, ये उन लोगों में आता है। या उन लोगों में भी देखने को मिला है जो कीमोथेरापी, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरापी ले रहे हैं। सो अगर आयुर्वेद को हम सुने तो आयुर्वेद ने माना है कि ये वात रक्त से रिलेटेड है, यानी यूरिक एसिड है जो सर्कुलेट होता है, रक्त में सर्कुलेट होता है, वायु के द्वारा कैरी होता है, तो ये डिपॉजिट होता है हमारे जॉइंट्स में। तो सबसे पहले पैर का अंगूठा इसमें जरूर होता है। तो ऐसे लोग जिनको गाउट हो, जिनका यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, वो जांच के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं एक स्पेशल एडवाइस देना चाहूंगी कि कृपया जो कंदमूल यानी जो जमीन के नीचे उगते हैं, जैसे आलू हुआ, अरबी हुआ, तो इनको बिल्कुल सेवन ना करें। ये इन चीजों को बढ़ाने का काम करता है। या नॉन वेज है वो भी अवॉइड करें, और पानी की मात्रा जरूर ज्यादा पिए, जिससे क्या है कि आपकी किडनी फंक्शनिंग प्रॉपर बनी रहेगी और एक्सेस ऑफ जो आपका यूरिक एसिड है वो निकलता रहेगा। अब एक और कंडीशन मैंने आपको दिखाई है, फ्रैक्चर्स। सभी इसे भली भांति परिचित हैं। फ्रैक्चर्स में क्या होता है कि आपको डॉक्टर प्लास्टर भी लगा सकता है और नहीं भी। कुछ मैंने आज आपको फ्रैक्चर्स के बारे में बताया था, तो आपको क्लोज और ओपन फ्रैक्चर्स के बारे में बताया, फर्स्ट एड के बारे में बताया। लेकिन हम फ्रैक्चर अगर प्लास्टर लगा हुआ है तो उसमें बिल्कुल इंटरफेयर करेंगे नहीं करेंगे, और नहीं भी लगा तब भी उनकी ट्रीटमेंट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन हम कुछ ऐसे पेशेंट को प्रोडक्ट्स देंगे, जो मैं अभी आपको इस स्लाइड्स के बाद बताऊंगी कि हम इन स्थितियों में क्या क्या प्रोविजन दे सकते हैं ताकि व्यक्ति की जल्दी रिकवरी हो। तो जैसे मैंने अभी आपको फोटो में दिखा रही हूँ, ये है क्लोज फ्रैक्चर, यानी जख्म कहीं नहीं है, सिर्फ अंदर से हड्डी टूटी हुई है। तो हम क्या सप्लीमेंट दें, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और मैंने एक लास्ट कंडीशन आपको दिखाना चाहूंगी, चिकनगुनिया। जैसे कोविड एक महामारी है, वैसे ही चिकनगुनिया भी एक महामारी ही है, जिसकी ना तो कोई वैक्सीनेशन है और ना ही कोई परफेक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो चिकनगुनिया में क्या होता है कि ये भी एक मच्छर के काटने से होती है, जो ज्यादातर वन सेट ऑफ फीवर, जल्दी से ज्यादा फीवर आता है, लेकिन 5-7 दिन के बाद हमारे जो जॉइंट्स है वो फूलने लग जाते हैं। और इसकी खास पहचान क्या है कि आपकी जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो रैशेस मैंने फोटो में दिखाए, रेइंग रैशेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसको भी ध्यान में, इसको जॉइंट इशू नहीं है, ये चिकनगुनिया यानी वायरस से होने वाली इशू है, जो कुछ महीने भी ले सकती है और कुछ साल भी ले सकती है। इसलिए इसमें भी हमने क्या ट्रीटमेंट देना है वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहूंगी। तो अब मैंने जो आपको कंडीशंस बताई हैं ध्यान से सुनी होंगी। तो अब हम, जैसे हमारा जॉइंट केस है जिसमें हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस बताया, जिसमें जोड़ दोनों जुड़ गए हैं, जुड़ रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, इनका फ्लूइड लेवल अंदर से कम हो गया, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या देंगे? ऐसे पेशेंट को हम देंगे जॉइंट केयर। जॉइंट केयर टैबलेट देंगे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जहां पे आवाज भी आ रहा है, जहां पे घुटने में सूजन भी हो रही है। लेकिन ये टैबलेट आप सुबह और शाम खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ जरूर देंगे। साथ साथ कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमें आवाज आता है, अगर आवाज आता है तो आप एक कैल्शियम जरूर ऐड करेंगे। अगर पेशेंट की डाइजेस्टिव पावर अच्छी है तो आप इसको दूध के साथ भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी गुनगुने पानी के साथ ही देंगे, दिन में सिर्फ एक बार। साथ साथ एक संधिकल्प तेल भी लगाने को कहते हैं हम। तेल वो एक ही डायरेक्शन में लगाना है, आधा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज,
लेकिन एक बात जरूर ध्यान दें इसमें कि जब भी आप तेल लगाएं, ना तो पहले सिकाई करना है ना उसके बाद करना है, बस लगाने के बाद एक नॉर्मल कपड़े से इसको ढक के रखना है और दिन में इसको 2 बार लगाना है। सो नो सिकाई पहले ना बाद में, सिर्फ 2 बार हल्के हाथों से इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने मसाज करना है। साथ साथ एक और चीज आप बताऊंगी, कैल्शियम के साथ साथ हम जब विटामिन डी की बात करती हूँ तो वो बहुत जरूरी था। क्यों था? बिकॉज कैल्शियम भले ही आप खा रहे हो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो वो खाया हुआ कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होता। इसलिए विटामिन डी भी उतना ही जरूरी है जितना आपका कैल्शियम है। तो उसके लिए, उस कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए हमारे पास एक वेजिटेरियन सोर्स ऑफ विटामिन डी है जिसको हम फ्लेक्स कहते हैं। सनलाइट से भी भरपूर मात्रा में हमें मिल जाता है, लेकिन जब हम वेजिटेरियन की बात करें तो अमूल्य फ्लेक्स। लेकिन हमने अभी इंट्रोड्यूस किया नया फ्लेक्सीड ऑयल। या तो आप फ्लेक्सीड कैप्सूल देंगे या फिर आप फ्लेक्सीड ऑयल देंगे, दोनों इकट्ठे नहीं देना। अगर आप फ्लेक्सीड ऑयल दे रहे हैं तो उसको आप 4-4 बूंदे सैलेड के ऊपर डाल सकते हैं या आप सब्जी के ऊपर भी डाल सकते हैं या उसको ऐसा खाने को दे सकते हैं, लेकिन इसको फ्लेम पे नहीं डालना। और अगर आप ऑयल यूज कर रहे हैं तो आप कैप्सूल यूज नहीं करेंगे। तो अगर ये करें तो मतलब दोनों साइमल्टेनियसली नहीं चलेंगे, पेशेंट की कन्वीनियंस क्या कहती है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। अब जो फ्लेक्सीड है उसको हम पेशेंट की उम्र और के हिसाब से सिंगल डोज भी देते हैं और सुबह शाम खाने के बाद भी देते हैं। बिकॉज फ्लेक्स दे रहे हैं सो पानी की जो अमाउंट है हम इंटेक उनकी थोड़ा बढ़ा देते हैं। साथ साथ अब यूरिक एसिड, जिसमें मैंने गाउट बताया था आपको कि गाउट आया, वो पंजों में भी डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अगर आपके मरीज ने यूरिक एसिड चेक करवाया है और वो बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप उस व्यक्ति को यूरिटोन देंगे। यूरिटोन सुबह और शाम खाने के बाद जरूर देंगे। साथ साथ उसको, उस व्यक्ति को संधि का तेल भी लगाने के लिए बोलेंगे आप कि सुबह शाम हमने तेल लगाना है। और संधिकल कैप्सूल भी दे सकते हैं साथ में उसको यूरिटोन के साथ। संधिकल कैप्सूल जो वहां की जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनकी जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज करेगा ताकि जो रिकवरी है, जो प्रोसेस है वो फास्ट हो। सो आप संधिकल कैप्सूल भी दे सकते हैं। अगर जब भी हमारे पास कोई कॉल आती है तो हम अक्सर पेशेंट को कहते हैं कि आप ESR, यूरिक एसिड, CRP और RA चेक कराएं। तो ऐसे पेशेंट अगर उसका ESR बढ़ा, देखो हर जॉइंट इश्यू में आपका ESR बढ़ा हुआ आएगा, जरूरी नहीं जॉइंट इश्यू, जिसका फेफड़ों का दिक्कत है उसमें भी ESR बढ़ा। तो ESR मतलब दैट इंडिकेट्स आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है, कोई प्रक्रिया चल रही है, इसलिए उसको शांत करना है। और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उस व्यक्ति को संधिकल कैप्सूल दे सकते हैं या अमृता तुलसी रसायन। सूजन आ रहा है जॉइंट्स पे तो अमृता तुलसी रसायन दे दीजिए जब तक उसका कोई, हमारे पास कोई जांच नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति का फ्रैक्चर्स है, फ्रैक्चर केसेस में, तो आप उसको अमूल्य कैल्शियम जरूर देंगे, फ्लैक्स सीड भी देंगे या ऑयल देंगे या फिर कैप्सूल देंगे। और साथ साथ एक और प्रोडक्ट है हमारा शिला आसव रसायन, इसमें शिलाजीत है, ये रिकवरी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो आप उस फ्रैक्चर वाले केसेस में भी शिलासा रसायन दे सकते हैं। और साथ साथ में कैल्शियम भी ऐड कीजिए। तो शिला आसव रसायन कैल्शियम दे सकते हैं, लेकिन तेल फ्रैक्चर केसेस में नहीं देना। मैं दोबारा बोलती हूँ, फ्रैक्चर केसेस में हमें तेल नहीं देना, लगाने के लिए कुछ नहीं देना। और अगर उंगली का फ्रैक्चर होता है जैसे, उसमें तो प्लास्टर नहीं लगाते, उसको तो रैपिंग करते हैं, उसमें भी तेल नहीं देना। हमने उसमें सिर्फ कैल्शियम देना है, फ्लेक्स देना है, सुल्बासा रसायन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज। तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें। और होप करती हूँ छोटी सी स्लाइड आपके लिए बेनिफिट रही होगी। साथ साथ मैं आज जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, दो, एक तो सर्वाइकल और एक घुटने का दर्द, उसको हम दवा के साथ साथ कैसी एक्सरसाइज की जाए जिससे हम उसकी रिकवरी प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं ताकि वो चीजों से जल्दी उभर के आए। तो मैं अपने छोटे से 2 वीडियो लाई हूँ, एक तो आपको कमर के, सॉरी, घुटने के दर्द के लिए और एक सर्वाइकल के लिए। आप जब अपने पेशेंट पे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली चीजें बहुत जल्दी इंप्रूव करेंगी। सो ध्यान पूर्वक इस ऑडियो को और वीडियो को जरूर वॉच करें।
तो मैं उम्मीद करती हूँ ना आपको जितना भी समझा रही हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सेशन के अंत में मैं आपके क्वेश्चन जरूर लूंगी। तो सबसे पहले आप वीडियो को वॉच करें। मैंने वही 2 टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जो आजकल सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, घुटनों का दर्द और सर्वाइकल, और इसमें एज फैक्टर नहीं है कोई दर्द, सर्वाइकल और घुटनों। अब देखिए घुटनों का मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखा रही हूँ। देखिए नी पेन में पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी तरह से बैठ के उठने में आती है। वो जब भी बैठ के उठता है उससे एकदम से चला नहीं जाता, नी वेट नहीं लेता, पेन शुरू हो जाता है। मैं बात करेंगे 5 बेस्ट सिटिंग एक्सरसाइज। आज मैं आपको बताऊंगा सिटिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है जिससे जो पेशेंट है आराम से बैठ के उठ पाएगा। और इतनी ईजी और सिंपल एक्सरसाइज है, ये हर कोई कर सकता है और वो भी बिना पेन के। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, हमने जब भी सिटिंग करनी होती है चेयर पे तो हमने बैठना कैसे होता है। जब भी आप बैठें तो आपका जो पैर है यानी कि फुट है वो नी से थोड़ा सा आगे को रहना चाहिए। जब भी आप बैठें तो आपको अपने टोज जो है वो दिखने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, इस तरह से चेयर में ऐसे करके पीछे नी करके बैठ जाते हैं। यही वजह होती है कि जो जॉइंट है वो इतना फ्लेक्स हुआ होता है, मतलब उसके टिश्यूज इतने टाइट और खुले होते हैं, जिसकी वजह से जब वो एकदम से वेट लेने लगता है तो वो उसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो लूज हुए होते हैं, इतना स्ट्रेच हुए होते हैं, तो एकदम से वेट लेने के काबिल नहीं रहते। तो आपने जब भी बैठना है सबसे पहले तो अपने टोज जो है वो आपको दिखने चाहिए, नी से आगे होने चाहिए, इस तरह से बैठ के। और सबसे पहले हमने क्या करना है, आराम से अपने दोनों पैर टच करके अब आपने क्या करना है, हील को स्लाइड करना है और हल्का सा पैर उठा के, यानी कि अब आपने क्या करना है, अपने टोज को ऊपर उठा लिया और सिर्फ हील रखे हुए हैं जमीन पे। अब आप हील को स्लाइड कर रहे हैं आगे को जितना जा सकता है, और जब वापस आना है तो वापस हमने आना है टोज पे, इस तरह से टोज से वापस आना है और वो हम बिल्कुल अपने जो नी को 90 डिग्री तक लाके वहां पे रुक जाएंगे। फिर जब वापस आगे ले जाके आना है, फिर टोज को यानी कि पैर उठा के डॉर्सिफ्लेक्शन करके अपनी हील जो है वो हम स्लाइड करेंगे आगे को, और जब वो वापस आएगा तो पैर को नीचे करके इस तरह से टोज के ऊपर पूरा का पूरा जो पैर है वो इस तरह से स्लाइड करेगा। अब ये जो ग्राउंड की फ्रिक्शन होगी ये हमें रेजिस्टेंस देगी और साथ में हमारी जो मूवमेंट है नी की वो होती जाएगी, और ये पेन फ्री है क्योंकि इस पे हमारा बॉडी वेट नहीं आ रहा, हम आराम से सिटिंग पोजीशन में है। तो ये जब भी आपको एक्यूट पेन भी होता है तब भी आप ये सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैसे में तो ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, जाते हुए आगे जाते हुए हील के ऊपर, पीछे आते हुए टोज पे पूरा इस तरह से प्रेशर देते हुए, मतलब हमने जो फ्रिक्शन है वो ग्राउंड की वो यूज करनी है, 90 डिग्री तक आके रोक देना, बस ये ध्यान रखना है। अब सेकंड एक्सरसाइज इसमें क्या करनी है, हमने अपने नी को इस तरह से होल्ड कर लेना है, मतलब थाई को नीचे से इस तरह से होल्ड कर लेना है। थाई को होल्ड करके ये 1 बाय 1 करनी है, वो तो हमने जो फर्स्ट थी वो तो हम इकट्ठी भी कर सकते हैं, ये हमने करनी है 1 बाय 1। ये हमने होल्ड कर लिया इस तरह से। अब इसमें शोल्डर जो है वो लोगों का जो नेक है और शोल्डर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या उनकी जो सिटिंग है वो हाई होनी चाहिए। इस तरह से हमने पकड़ लिया और नी को बिल्कुल फ्री छोड़ देना है, इस तरह से जो हमारा ये नीचे वाला लेग है वो बिल्कुल फ्री है। अब हमने क्या करना है, इसको पेंडुलम की तरह हल्का हल्का हिलाना है इस तरह से। ये देखिए ये हल्का हल्का इस तरह से, जर्की एक्टिविटी नहीं करना पर आप पेंडुलम की तरह हिलाएंगे। तो 50 पेंडुलम इस साइड कर लेने हैं और 50 पेंडुलम इस साइड कर लेने हैं, इस तरह से। क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम सिटिंग आराम से करते हैं घर पे, तो हमें बताइए कि सिटिंग में हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। वो क्या करते हैं, बैठ के अपनी नी को इस तरह से आगे को लेके जाना शुरू कर देते हैं। उससे उनके एक तो जो क्रेपिटस है यानी कि जो पटाखे हैं वो निकलते हैं, और दूसरा पटेला जो है वो टाइट हो जाता, वो भी घिसने लगता है, उससे उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो बेटर है इस तरह से नी को, थाई को नीचे से पकड़िए और इस तरह से पेंडुलम की तरह इसको मूव करिए। ये होगी सेकंड एक्सरसाइज, 50-50 पेंडुलम हमने कर लेने हैं। और ये वो वाली एक्सरसाइज है जब आपको पता है कि अब हमने 2-3 घंटे जो बैठ लिया या 1-1.5 घंटा बैठ लिया है, उसके बाद मुझे उठना है, किचन में काम करना है या अपने घर पे कोई भी हमने वॉक करना है, कुछ भी करना है, तो बैठ के उठने से पहले ये आप अपने नी को सिर्फ 10 मिनट देने हैं आपने। ये एक्सरसाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट करनी है, सुबह शाम करिए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इस तरह से अब होगी थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड में क्या करना है, अपनी चेयर को होल्ड कर लीजिए कहीं से भी, और उसके बाद ये हिप को मूव किया अपनी तरफ, फिर वापस, फिर हिप को मूव किया, फिर वापस। ये है हमारे हिप फ्लेक्सर्स। इसकी मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हमने चलना होता है तो सबसे पहला जब स्टेप लेना है तो हिप फ्लेक्सर ही काम करता है। तो हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रॉन्ग करना ये हमारा लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आपने
10 रेपिटेशंस कर लेने हैं, 10 इधर से और 10 इधर से। तो ये भी बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है जो आप इजीली कर पाओगे। ये हमने बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज ये वाली, इसको करते करते हम बेनिफिट ले सकते हैं और इससे कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। फोर्थ एक्सरसाइज, इसमें हमने क्या करना है, अपने नी को जितना आप खोल सकते हो इस तरह से खोल लेना है, थोड़ा सा अपने आप को एज पे ले आना है, यहाँ चेयर की एज पे, और इस तरह से नी को बिल्कुल खोल लेना है। कईयों का नी जो होता है वो बेंड होता है, ज़्यादा खुलता नहीं है क्योंकि वो फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में होता है, ज़्यादा जो ग्रेड 3 वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट होते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक नी को फोल्ड रखना है, दूसरे को खोलना है। अब इसमें अपना प्रेशर देना है हाथ से, इसको बिल्कुल 10 रेपिटेशन हमने देने हैं, हल्के हल्के क्या करना है, बिना पैसिवली, मतलब खुद से स्ट्रेट करने की कोशिश करनी, हल्का सा यहाँ पे फोल्डिंग पोजीशन है तो इसको हमने हल्का हल्का खोलने की कोशिश करना है, यानी कि नीचे को पुश करना है। ऐसे नीचे को पुश करने से क्या होगा, इसका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला जो हमारा जो फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, यानी कि पैर जो है वो हल्का सा फोल्ड हुआ होता है, उसको करने से पीछे वाले जो मसल हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। और जो हमारा हैमस्ट्रिंग, कई बार क्या होता है नी के बिल्कुल पिछली साइड लोगों को बड़ा पेन होता है, तो उसलिए हल्का सा वहां पे भी स्ट्रेच आएगा। ऐसे 10 रेपिटेशन इस तरह से दूसरे के ऐसे रखा, हाथ यहाँ पे बिल्कुल अपने पटेला का यहाँ जो जहाँ से स्टार्ट होता है ऊपर वाला हिस्सा, इस तरह से वेब स्पेस बना के हमने उसको ऐसे नीचे की ओर पुश करना है। ऐसे इसमें जो पैर है वो बिल्कुल ढीला फ्लैट रहेगा, उसको कुछ टाइट नहीं करना, ऐसे नीचे की ओर इसको मोबिलाइज करना है, नीचे की ओर इस तरह से 10 मोबिलाइजेशन देके फिर इसको रिलैक्स कर लेना है। उसके बाद दोनों नीज का जो पटेला है उसको सुपीरियर इन्फीरियर, यानी कि पहले ऊपर की तरफ नीचे से ऐसे पुश करेंगे 2 फिंगर से, फिर थंब से पुश करेंगे नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरह से पटेला की मूवमेंट कर लेनी है। क्योंकि जब हम चल के हमने जैसे हमने खड़े होना है तो पटेला की मूवमेंट ग्रूव में होनी है। तो अगर हमने उसको पहले प्रिपेयर कर दिया होगा, उसकी मोबिलिटी अच्छी कर ली होगी, तो वो पेन नहीं करेगा। क्योंकि बैठ के उठने में पटेला वाले पेशेंट को बहुत पेन होता है, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा फोल्ड हुआ होता है, और जब एकदम से उठना है तो मुश्किल करेगा। तो ये थी 5 इंपॉर्टेंट सिटिंग एक्सरसाइज जो हर किसी नी पेन वाले पेशेंट को करनी चाहिए। इवन की नी पेन नहीं है, उसको फ्यूचर के लिए हमने ठीक रखना है, तो भी ये सभी लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसी नेक एक्सरसाइजेज की या सर्वाइकल एक्सरसाइजेज की जो हर सर्वाइकल पेन में, हर नेक पेन में काम आती हैं। मेन कॉज हमारे हर सर्वाइकल पेन का, नेक पेन का होता है पॉस्चर, क्योंकि पॉस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम ही सबसे ज़्यादा हमारे दिक्कत करती हैं, हमें पेन करती हैं। वो पेन हमारे रेडिएटिंग भी होती है, वो कई बार डिस्क प्रोलैप्स की वजह से होती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हर एपिसोड में मैं वो कवर करूंगा। तो अब हमारी जो 3 बेस्ट एक्सरसाइज हैं, ये कोई भी आपको नेक पेन हो तो हमेशा ये आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सेफ एक्सरसाइज है। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये होगी हमारी चिन टक और पिलो प्रेस। इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसका नाम है चिन टक एंड पिलो प्रेस। इसमें हमने क्या करना होता है कि जब भी हमने लेटना है तो पिल्लो ज़रूर होना चाहिए नीचे। ये बहुत बड़ी मिथ है लोगों की कि जब सर्वाइकल हो गया, नेक पेन हो गया तो पिल्लो निकाल देते हैं वो, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट अपनी लेग्स को फोल्ड करके लेट जाए। अब हमने क्या करना है, चिन को सबसे पहले थ्रोट की तरफ लगाना है इस तरह से हल्का सा, और उसके बाद सिर से हमने पिल्लो प्रेस कर देना है। तो ये 2 कंपोनेंट की एक्सरसाइज है। पहले कंपोनेंट में हमने सिर्फ चिन को, जो कि हमारा फॉरवर्ड हेड पोस्चर रहता है लोगों का, इसलिए चिन आगे को निकली होती है और इस तरह से हाइपर एक्सटेंशन में नेक रखते हैं लोग सोते हुए भी, तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। तो सबसे पहले हमने चिन टक करके, ताकि हमारे जो डीप फ्लेक्सर्स हैं वो ईजिली काम कर सकें, इस तरह से चिन टक किया। अब इसमें क्या करना, पेशेंट ने बहुत ज़्यादा जोर लगा के अपना सिर नहीं उठा लेना चिन को टकिंग करते हुए। चिन को हल्का सा पोजीशन देके थ्रोट के साथ, उसके साथ सिर से पिल्लो प्रेस कर देना है साथ ही। तो ये साइमल्टेनियसली होता है, पर 2 कंपोनेंट में करना है, चिन टक पिल्लो प्रेस। और इसको 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, इस तरह से आप अपने सेकेंड्स काउंट कर सकते हैं। उसके बाद रिलैक्स करना है। फिर से हमने क्या करना है, चिन टक पिल्लो प्रेस, 1 2 3 4 5। तो ये एक्सरसाइज हमने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऑलमोस्ट हर चीज़ में
मीन्स हर नेक पेन में आपको ये करनी है और ये बहुत सेफ एक्सरसाइज है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आती है। सबसे पहले इसको एक्सरसाइज करने से पहले अपने नेक पे हॉट पैक ले लीजिए। अगर इन्फ्लामेटरी केस नहीं है तो हॉट पैक हीटिंग पैड लेके मसल रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद चिन टक एंड पिलो प्रेस। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, जो भी हमारा पेन होता है वो मोस्टली ट्रेपीजियस मसल से होकर निकलता है। मोस्टली जो ऑफिस में काम करते हैं या लैपटॉप पे ज़्यादा होते हैं, फ़ोन पे ज़्यादा होते हैं, तो ऑफिस गोइंग वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आईटी प्रोफेशनल्स के में बहुत कॉल्स आते हैं और बहुत कंसल्टेशन होती है उनकी। तो इसलिए भी मैं उनको भी बता रहा हूँ कि जो ट्रेपीजियस मसल होते हैं उनको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने इस तरह से दोनों हाथ हमने रख लेने हैं हमने टमी पे, और जो एल्बो है वो बेड पे लगी रहनी चाहिए, एल्बो को उठाना नहीं है। एल्बो बेड पे, हाथ टमी पे, और अपने दोनों शोल्डर्स के साथ आपने बेड को पीछे की ओर प्रेस करना है। यानी कि अपने दोनों स्कैपुलर बोन्स जो है, शोल्डर ब्लेड्स हैं, उनको इस तरह से जोड़ना है पीछे की तरफ। तो सीधे लेटे लेटे हमने इसको इस तरह से पीछे को टच करवा देना है, बेड को प्रेस कर देना है शोल्डर्स के साथ। इसको भी हमने 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है और फिर रिलैक्स कर देना है। एक जो कॉन्ट्रैक्शन हमने करनी है या मसल को जो भी यूज़ करना है, तो एकदम से इमीडिएटली बहुत जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए। बहुत धीरे धीरे इसको शुरू कीजिए और धीरे धीरे जहाँ पे आपको अच्छा सा स्ट्रेच आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, तो वहाँ पे उसको रोक दीजिए। इस तरह से 5 to 10 सेकेंड होल्ड करके रिलैक्स। इस तरह से आप दोनों की 10 रेपिटेशंस करिए। अब दोनों एक्सरसाइज को मिक्स नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, चिन टक पिलो प्रेस के साथ ही शोल्डर प्रेस कर देते हैं, तो उनको पीछे से क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो ये गलत चीज़ है। सबसे पहले एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरी पे आए। तो ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जो हेडेक में काम आती है। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारे हेडेक को कम करने के लिए, क्योंकि जिसको भी सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये कैसे ठीक किया जा सकता है? मेनली होता है ये C2 वर्टिब्रा की वजह से, जो हमेशा ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। तो इस तरह से हमने पीछे मैं इसको आपको बताता हूँ। इस तरह से जो हमारा हेयर लाइन होता है, यहाँ पे अपना आप जो बड़ी फिंगर है उसको रख के इस तरह से अपने इंडेक्स फिंगर के साथ इस तरह से इसको आप टैप कर सकते हैं। ये टैप करने से कम इसको 1 से 2 मिनट तक टैप करते रहिए। इससे आपका हेडेक भी कम होगा और चाहे जो माइग्रेन वाला पेन है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है। हम स्टिमुलेट करते हैं अपने C2 वर्टिब्रा को और मैकेनो रिसेप्टर्स को, तो वो वहाँ पे जाके उसको पेन को भी कम करते हैं और इजी रखते हैं। जो स्टिफनेस होती है नेक में उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो ये 3 एक्सरसाइज आप ज़रूर करिए। ये 3 एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हर सर्वाइकल पेन, नेक पेन के लिए काम आती हैं, इसीलिए मैंने ये एपिसोड आपको पहले दिया है। अब सबसे ज़रूरी बात कि चिन टक पिलो प्रेस एक्सरसाइज करते टाइम लोग गलती क्या करते हैं, जब वो चिन टक कर लेते हैं और जब पिलो प्रेस करने लगते हैं तो चिन को ऊपर ले जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना। ये मैंने बहुत बार देखा है, लोगों की यही गलती होती है। तो जब भी हमने चिन टक करना है, साथ ही पिलो प्रेस करना है, चिन को अंदर करके रख के, ना कि जब पिलो प्रेस करते हुए हमने चिन को ऊपर नहीं उठाना। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो चिन टक पिलो प्रेस इकट्ठा होना चाहिए। तो ये थी सर्वाइकल पेन और नेक पेन को कम करने के लिए 3 बेसिक एक्सरसाइज। और इसको करने से अगर आपका पेन थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो उसको उसी टाइम स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आपको कई बार होता है एक्यूट कंडीशन होती है, एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स होता है, तो ये कंडीशन काम नहीं आती। पर नॉर्मल मसल स्पाज्म में या नॉर्मल हमारी सर्वाइकल कंडीशन में तीनों एक्सरसाइज बहुत सेफ है और इजीली आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो घुटनों के 5 हमने एक्सरसाइज बताएंगे, दे विल डेफिनेटली हेल्प। और 3 मैंने जो आपको सर्वाइकल गर्दन की पेन से रिलेटेड एक्सरसाइज बताई वो भी हेल्प करेंगे। आप खुद सिर्फ प्रॉब्लम आने पर नहीं, आप उनको हेल्दी रहने के लिए भी कर सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से सेशन समझ आया होगा। और मैंने अभी मैसेज पढ़ा किसी ने ये पूछा है मुझसे कि चिकनगुनिया में क्या ट्रीटमेंट करनी है। चिकनगुनिया की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें हम वायरोवेन भी दे सकते हैं पेशेंट को। वायरोवेन पेशेंट की उम्र के साथ आप वायरोवेन सुबह शाम दे सकते हैं। बाकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो एलोपैथी वो चलती रहेगी। लेकिन कई बार होता है कि पेशेंट कहता है कि हम 1.5 साल से प्रभावित है, हमने छोड़ दी, तो आप वायरोवेन भी दे सकते हैं उसको। ऐसे पेशेंट को कोई और को AU64 भी दे सकते हैं। AU64 2-2-2 यानी 6 की डोज में भी आप उस व्यक्ति को, किसी और व्यक्ति को चला सकते हैं। संधिकल तेल भी दे सकते हैं। या कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि मैं नहीं लूंगा, मैं सिर्फ एक ही दवाई खाऊंगा,
तो आप उस केस में अमृता तुलसी रसायन 3 की डोज में भी दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। बाकी डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो एज फैक्टर है कितना है, और उसको जो चिकनगुनिया हुआ था कितने समय पहले हुआ था। सो इन सब चीजों को कंसिडर करके हम उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सेशन समझ आया होगा, और किसी का भी क्वेश्चन है तो आप कृपया मुझसे पूछ सकते हैं। जॉइंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी राजेंद्र जी, आप अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ, मेरे को ये जो है यूरिक एसिड हर 4-5 महीने में बढ़ जाता है, ये बड़ा तंग करता है। ओके। और ये आज भी अभी भी बाई चांस ये जो है ना पड़ा हुआ है, ये मेरा जो है ना एंकल जॉइंट में ये देखो, ये सोजिश एंकल जॉइंट में सोजिश है, जी जी। ये हो जाती है। ये आप दूध लेते हैं? दूध लेता हूँ मैं, बिल्कुल। नहीं, दूध कम करो। दूध से बनी हुई चीजें, ये प्रोटीन है, प्रोटीन की डाइजेशन के बाद यूरिया और यूरिक एसिड बनता है, और जब आपकी बॉडी उसको एक्सपेल नहीं कर पाती तब प्रॉब्लम आता है। सो इन चीजों को, प्रोटीन डाइट्स को आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करो। वो काफी कोशिश की है मैंने, दालें कम कर दी। और इसमें कर्ज तो दही तो ले सकते हैं, फिर दही नहीं ले सकते? नो सर, दही तो फिर वैसे नहीं नहीं लस्सी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ वार्म चीजें लो, और अगर मन भी कर रहा हो ना, वंस अ वाइल, हफ्ते में 1-2 बार लेना है, तो सिर्फ जब चिलचिलाती धूप हो 12 और 2 इसके बीच में ही आप लेना जी, ठीक है ना। और थोड़ी दालें, सिर्फ मूंग की दाल वो लो, वो भी हफ्ते में 1-2 बार, बाकी दालें बंद कर दो आप। राजमा, छोले, चने, ये सब दालें बंद करो, प्रोटीन जी। डाइट स्टिक कर दो, डेफिनेटली चीजें सुधरेंगी। जी, फिर एक चीज और आपने बताई थी कि जो है ना जमीन की चीजें नहीं खानी। अब जैसे सलाद में तो जरूरी होता है, हम जैसे शलगम ले लेते हैं, चुकंदर ले लेते हैं, मूली ले लेते हैं, ये तो रूटीन में चल ही रहा है। तो फिर सलाद में क्या लेंगे? फिर सलाद भी सलाद में जरूरी से है। जो लाइटर चीजें हैं, जैसे खीरा हुआ, आप वो ले सकते हैं। खीरा लेते हैं। हाँ, अगर आप मूली भी ले रहे हैं, डायबिटिक किडनी की फंक्शनिंग के लिए भी अच्छी है वो, जी, लेकिन वंस अ वाइल, यानी ये नहीं कि आपने सिर्फ मूली का ही सैलेड खाना, आप ले सकते हैं कम मात्रा में। जी। ठीक है, मेन फोकस मेरा क्या था कि आलू, उसको अवॉइड करना है। आलू तो बंद कर रखा है उसको बिल्कुल। अवॉइड, अरबी भी जी, को अवॉइड करो सर, कंदमूलों को, ठीक है, बीटरूट उसको भी, शकरकंदी उसको भी हमें बंद करना है। जी, ठीक है, इन चीजों को आप जो भी खाएं आप फ्रेश खाएं, पासा और स्टोर फूड वो अवॉइड करो, चावल बिल्कुल नहीं। ये तो जो है ना वहां से आता ही है, स्टोर से आता ही है, ऑनलाइन मंगवाते हैं सारा सब कुछ ये। ओके, चलो फिर भी नहीं, जो आप कुक करोगे फ्रेश, वो फ्रेश खाना आप। जी, ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू। ओके सर। हाँ जी रिंकू जी, अनम्यूट करें। रिंकू जी। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्कार मैम। हाँ जी रिंकू जी बताइए। मैम पूरा सेशन तो नहीं देख पाए, नेटवर्क बहुत इश्यू है, लेकिन घुटने की दर्द की मेडिसिन क्या दे सकते हैं मैम? किसमें मैम? घुटने की दर्द में। देखो, घुटने में दर्द ना, एक तो होता है कि विथ स्वेलिंग है या सूजन है या नहीं है। अगर सूजन जी। है, उस केस में वो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला केस आ गया कि हड्डियां रगड़ रही हैं और जो रेशा है वो खत्म हो जी। रहा है। इसमें जॉइंट केयर देंगे आप, जॉइंट केयर। जॉइंट के। जी, संधिकाल तेल लगाने के लिए बोलेंगे, एक कैल्शियम देंगे, अगर क्रिप्टेशन सुनने को मिल रही है, अगर नहीं मिल रही तो आप मत दीजिए, आप फ्लेक्सीड ऑयल दीजिए या टैबलेट, दोनों में से एक चीज दीजिए। ओके। ठीक है मैम। ओके मैम। जी जी। जयनाथ जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैडम, ये चिकनगुनिया जो है उसके लक्षण क्या क्या है, कैसे हम समझेंगे कि चिकनगुनिया हुआ है? देखो, चिकनगुनिया जैसे नॉर्मल फीवर आता है वैसे फीवर आएगा, वनसेट फीवर होगा, लेकिन आपका ना तो 5 और 7 दिन के भीतर क्या होगा, जॉइंट्स में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी जी। और रैशेस अपीयर हो जाएंगे, लाल लाल दाने, जी। बुखार भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो आपको जॉइंट का इशू है वो महीने भी ले सकता है और साल भी ले सकता है, ये इंडिकेशन है। बाकी आपका ब्लड टेस्ट भी होगा चिकनगुनिया के लिए, जब आप डॉक्टर के पास विजिट करेंगे तो उसमें क्लियरली इंडिकेट कर देगा कि चिकनगुनिया है।
ठीक है सर। बाकी नॉर्मल सिम्टम जैसे हमारे वायरल इन्फेक्शन में होते हैं वैसे ही होंगे। सबसे ज्यादा जोड़ प्रभावित होते हैं इसमें चिकनगुनिया। जी ठीक है मैडम, सर। एक चीज और बता दीजिए मैडम। जी जी। एक पेशेंट हमारा 2 महीने से दवा चला रही हैं, वो पाइल्स का है, गांठ वाली पाइल है। ओके। तो दवा तो चल रही है मैडम, इसमें उनको जो है ये पाइल्स कैप्सूल है, चला रहे हैं और बता रहे हैं। उसका ब्लीडिंग है या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है जगन्नाथ जी? ब्लीडिंग नहीं है मैडम, केवल हाँ, सूखे। हमने बात दी है बात। ठीक है सर। बादी वाला है। ओके। तो और उनका उनके पैर में वो क्या नाम है, यूरिक एसिड भी उनके अंदर है, यूरिक एसिड की मात्रा है। तो उसके लिए भी हम जो है यूरिक एसिड वाली भी, यूरिटोन है, तुलसी रसायन है, और ये सब सारी और क्या नाम है, ये अमृत रस है, जयनाथ अमूल्य जी, रस। एक जी। मिनट। एक तो जब बादी है ना उसको अमृता तुलसी रसायन नहीं देना, इट विल टर्न ब्लीडिंग पाइल्स। पहले बात तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, उसमें अमृता सब तुलसी हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। उसका जो मेन कारण है ना बादी पाइल्स का, वो उसका कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है। जी जी आपने उसको फोकस करना है। अभी पाइल्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लीडिंग छूट जाएगा, उसको यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। अगर हम एक हाँ, चीज को स्पेसिफाई करेंगे दूसरी बढ़ेगी। हाँ। तो सबसे पहले उसका जो लाइफस्टाइल है, उसका खान पान है, उसको चेंज करना है हमें। उसको चेंज कराया है मैडम, और ये क्या नाम है, फ्रेश एलेक्स चला रहे हैं और अमूल्य रस चला रहे हैं। अमूल्य रस चला रहे हैं आप? जी। कितने दिन हो गए सर? अमूल्य रस तो टोटल 2 महीना तो हो गया, लेकिन अमूल्य रस जो है मात्र 2 फाइल अभी दिए हैं। नहीं नहीं, उसको आराम पड़ रहा है इस केस में? आराम तो है, लेकिन इस समय थोड़ा दर्द है अंदर। आप मेरे से बात करवा देना, जैसे सेशन खत्म होता है जयनाथ जी, आप उनसे बात करवा देना। जी ठीक है सर। ठीक है, बात करा दे। इस समय उसको मोरिंगा चला सकते हैं क्या? अभी कुछ नहीं चलाना जब तक मैं ना बात करूं सर। दवाइयां बहुत ट्राई कर ली, एक बार देखती हूँ उसको। अच्छा ठीक है, महिला अब आएगी सब बात कराएगी। ठीक। ओके सर। ललेश जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी सर। जी मैम, क्या पूछे? शरीर में पूरे में दर्द है यार। जैसे मैम पूरे शरीर में जब दर्द रहता है जी, इसके क्या लक्षण होंगे? हरारत, ये बुखार, पूरी बॉडी में दर्द के कई कारण है सर। खून की कमी भी हो सकता है, ESR बढ़ा हुआ हो सकता है, या आपकी बॉडी में कोई और दिक्कत भी हो सकता है। तो पेशेंट की उम्र उसमें बहुत उम्र जरूरी है। आप अपने पेशेंट का उम्र बताएं। 60 साल है 60 साल है ना? जी। एक बार यूरिक एसिड चेक करवा लीजिए सर। जी यूरिक एसिड चेक करवाओ, उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आएगा। जी। ठीक है ना? इनको क्या दे सकते यूरिक हैं? एसिड जी। इनको क्या दे सकते हैं? सर एक बार मेरे से बात करवा देना, थोड़ा हिस्ट्री ले लूं। जी बात कर लीजिए। हाँ सर जी। जी नमस्कार जी, बताइए। क्या नमस्कार। शरीर में अकड़न जैसे लगी रहा था, बुखार है, सर्दी जुकाम भी, सब पूरी दर्द है। ये कब से हो रहा है बुखार आपको? ये हो गया 4-5 दिन। 4-5 दिन। दवा लिया आपने कोई अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी ली है दवा ने। ओके, कितने दिन खाया? हाँ, 2 दिन खाया हूँ। सुबह शाम बुखार रहता है या सारा दिन रहता है आपको? ना ही शाम की, रात की आए, दिन में नहीं रहा है। दिन में नहीं रहता ना आप? ललित जी, जी ये इंडिकेट कर रहे हैं टाइफाइड का। जी ये टाइफाइड के लक्षण है जो सर बता रहे हैं। तो शरीर जी से भी टूटता है। जी। अभी इन्होंने दवाई अगर एलोपैथी बंद कर दी, नहीं ली है, या कंटिन्यू करें तो वो कंटिन्यू। साथ में आप डायबिटीज तो नहीं है ना, शुगर तो नहीं है ना इनको? डायबिटीज है, शुगर है? शुगर नहीं है। ना बीपी ओके, है। आप ना इनको शुगर है। सेफ्ट्रिन, उम्र क्या है इनकी? 60 साल। सेफ्ट्रिन दे दीजिए सुबह शाम। अमृता तुलसी दे दीजिए सुबह शाम। लीवर जी टीएस 2 जी चम्मच 3 बार, जी जी और डाइजेस्टिव एंजाइम 2 चम्मच 3 बार खाने के बाद। और मुझे आज टाइफाइड टेस्ट करवा के दे दो, खाली पेट का इसमें चक्कर नहीं है। ब्लड का जी सैंपल से टाइफाइड, उसका ग्रेड पता चल जाएगा कितना है। जी जब जी। तक शरीर में बुखार कमजोरी रहेगा भी है, शरीर टूटता रहेगा। शरीर में कमजोरी भी है। सब वो तो होगी टाइफाइड में। जी, आप इतना ये थे, पहले से भी कमजोरी है। रोटी नहीं खाना, दलिया खिचड़ी खाना है इसमें। जी ठीक है सर, आप जांच करवा दो, बाकी दवाई शुरू करो, डेफिनेटली चीजें सुधरेंगी। ओके। ठीक है सर, ओके।
गणेश जी, गणेश जी अनम्यूट करें। गणेश जी, केसर जी आप करें। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम मैंने अभी अपना ब्लड टेस्ट कराया था, मेरा हीमोग्लोबिन मैम कम निकला है, 8 कितना? पॉइंट निकला है। 8 8। पॉइंट निकला। मैम क्या करना चाहिए? बुखार आ रहा था मैम? नो मैम, बुखार वुखार कुछ नहीं है, मेरे बॉडी में नसें बहुत खिंचती है मैम, जैसे जैसे झुंझुनाहट होती है मैम, पैरों की उंगलियों में बहुत, ये जी। सब चीजें मैम प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम। उम्र क्या मैम केसर जी? 37। 37। एक तो आपका कैल्शियम लेवल बहुत कम है मैम, कमर में अच्छा भी मैम। दर्द होता है, बैक हाँ एक। मैम थोड़ा बहुत। हाँ, और दूसरा बॉडी वेट ज्यादा तो नहीं है आपका? मैम ऐसे तो है। बॉडी वेट है? हाँ मैम, मैंने नापा नहीं, मेरा है, हेल्दी तो हूँ मैम। ओके, नसें फील होती हैं, पैरों में दिखती हैं? हाँ मैम, नसें बहुत चढ़ जाती हैं, चलते चलते मेरी नसें भी बहुत चढ़ती हैं और खिंचती है बहुत। मैम एक तो आप जाराविल लो, जाराविल। अच्छा तेल मैम। आपका जो लगेगा वो पैर से ऊपर की तरफ लगेगा, आपको वेरिकोज वेन्स के भी लक्षण है। अच्छा मैम। एक कैल्शियम जरूर लेना है आपने, अच्छा मैम। ठीक है ना, और दिव्यरस ले लो। बाकी दिव्यरस। रिपोर्ट करवाई है तो मुझे भेज दो, नहीं तो आप बात करना एक बार दोबारा से। मैम रिपोर्ट कराइए, दिव्यरस तो मैं ले रही हूँ मैम। ओके। अमूल रस ले रही हूँ मैम, अमूल रस ले रही हूँ। नो नो, अमूल्य रस नहीं, आपने दिव्य रस लेना है मैम। डाइजेस्टिव अच्छा इशू भी है कोई? जी। डाइजेस्टिव कोई इशू आपको? नो मैम, नो मैम। नहीं, आप मत ले वो, आप जाराविल सिरप लीजिए, दिव्य रस लीजिए, जी और मैम। कैल्शियम जरूर लेना मैम, फ्लैक्स सीड भी लेना है आपने। और मैम हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन टैबलेट ले लीजिए लंच और डिनर से पहले। लंच और डिनर। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम। हाँ जी सुनीता जी, सुनीता जी अनम्यूट करें। हाँ जी मैम। हेलो, प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। वो बोल रहे हैं ना कि एक पेशेंट है जिनका एज 60 ईयर्स है, ओके। तो उनका कमर से लेकर घुटना तक बहुत पेन होता है। दोनों तरफ या एक तरफ? और दोनों तरफ। दोनों तरफ है ना, ये उनकी ना रीढ़ की हड्डी में एक गैप आ रहा है, जो हम कहते हैं ना डिस्क प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है। इसमें दोनों तरफ जो नसें आ रही है ना वो इफेक्ट हो रही है, तो जहां जहां वो नसें जाएंगी वो पैर तक भी जा सकता है पेन। कोई जांच का रिपोर्ट है पेशेंट का? नहीं, पेशेंट मतलब ऐसा कुछ जांच नहीं किए हैं, सिर्फ वो है कि मेडिसिन वीरेंद्र सर आए थे तो उनको हम दिखाएं, तो वो दिए हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, लिवर डीएस और संधिकल्प ऑयल दिए हैं, और एक कैप्सूल है, और एक मिनट बताते हैं, कैल्शियम वाला शायद। उनको गैस्ट्रिक इश्यू ज्यादा होंगे मैम, तभी पहले गैस्ट्रिक का दिया गया है। हाँ, गैस का भी प्रॉब्लम था उनको तो। तभी जो तेल दिया ना उनको भिंडी के ऊपर लगेगा इनका। मैम एनर्जी जेड भी मिला था उनको। ओके ठीक है मैम। बस इतना ही मिला, लेकिन ना उनको कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कितने दिन हो गए लेते हुए? मैम हो गया मैम, 10 दिन हुआ है। देखो मैम, इसमें ना जो मेजर प्रिकॉशन है ना, आपको डाइजेस्टिव इशू दिया गया है, क्योंकि अगर हम जॉइंट का भी देते हैं, पहले ही पेशेंट का ठीक नहीं है तो वो दवा नहीं पचा पाएगा। तो पहले उसका लिवर इशू आ रहा था, लिवर इशू के लिए दिया है, इनको लगाने के लिए सिर्फ तेल दिया है। अभी तो रीढ़ की हड्डी का किया ही कुछ नहीं है, सिर्फ लोकल एप्लीकेशन के तेल दिया है, ठीक है ना। पेट पूछिए, पेट ठीक हो रहा है नहीं हो रहा? पेट ठीक है सर। पेट ठीक है ना, तो अब वो दवाई दे पाएंगे हम। पूरे 15 दिन कर लीजिए, फिर मुझसे बात करना, फिर मैं जॉइंट रिलेटेड दवाई दूंगी। ओके मैम। और एक पेशेंट है मैम, उनका भी एज आई थिंक सो 55 है, राइट। तो उनका है कि लेफ्ट साइड में घुटना के नीचे से वो ना एकदम सुन्न हो जाता है। वजन हाँ। ज्यादा है आपके पेशेंट का? हाँ, वजन ज्यादा है मैम। मैम देखो, मैंने अभी बोला, एक तो वेट, एक आपका पोस्चर, ये दोनों चीजें सही रही तो घुटनों की दिक्कत काफी हद तक नहीं आएगी। अगर वजन ज्यादा है तो वो घुटना झेलता है, घुटने से नसें भी जाती हैं, वो भी इफेक्ट होती हैं। तो आपके पेशेंट को पहले वेट कम करना चाहिए, ज्यादा देर खड़े नहीं होना चाहिए।
वो ना मतलब हम लोग जैसे वो जो है ना किसान है, तो एनी टाइम वो खेत में फील्ड में वर्क करते रहती है, कभी घर में नहीं रहती शाम से, तो पैर में भार बहुत ज्यादा पड़ता है उनका। ये इनको वेरिकोज वेन्स भी होगा मैम, तो तेल पैर से ऊपर की तरफ ही लगाएं और बिना सपोर्ट के बैठने के लिए मत कहिएगा। कहिए चेयर पे बैठे तो सामने एक कुर्सी या टेबल लगा के उस पर पैर टिका के बैठे, पैर लटकाना नहीं है। अच्छा, पैर को सीधा करके रखेगी, लटकाना नहीं है, जैसे कुर्सी पे आम बैठते हैं वैसे नहीं बैठना, चारपाई पे बैठ जाएगी, ऊपर रख ली टांगे, नीचे टांग नहीं लटकाना। अच्छा ठीक है। और इसको ऑयल भी दे सकते हैं, संतिकल्प ऑयल है? मैंने बोला वही नीचे से ऊपर लगेगा, तेल लगेगा नीचे पैर से ऊपर की तरफ, मतलब नीचे एंकल से ऊपर जाना है, घुटने की तरफ ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और कुछ में? बस मैम अभी यही 2 दूंगी, जब तक मुझे हिस्ट्री पूरी नहीं पता चलेगी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके मैम, ओके। हाँ जी करमवीर जी गणेश जी, करमवीर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैडम जी मैंने घनी गर्मी लगा जी। आपकी उम्र क्या है? 19 साल है जी मेरी। गर्मी मतलब इन द सेंस क्या, गर्मी सबको लगती है सर? ना जी मना कते हत्ता ज्यादा गर्मी लग गया जी मना। कोई जांच जूझ करवाया आपने? ना जी। आप क्योंकि आपकी काम क्या करते हैं आप? कुछ नहीं जी, पढ़ता हूँ जी मैं। पढ़ाई कर रहे हैं, नॉनवेज खाते हैं? आज एक आधी फेरी खा ला जी। और अखाड़े में जाते हैं? हाँ जी जाकर जी, कबड्डी में जी। कबड्डी में जाते हैं। प्रोटीन हाँ खाते जी। हैं? प्रोटीन जी हाँ। पाउडर खाते हैं? ना जी पाउडर नहीं लेंदा जी मैं। तो और क्या लेते हैं प्रोटीन में? प्रोटीन में जो कर दूध अंडा हो जी, केले बनाना शेक हो गया जी। हाँ आप अपना, हाँ ठीक है, कब से खा रहे हैं ये? 6 महीने हो ली जी मैंने। कुछ इम्प्रूवमेंट लगा आपको? हाँ जी लग रहा है जी इम्प्रूवमेंट तो जी। ठीक है सर, आप ना मुझसे बात करो मीटिंग के तुरंत बाद। अच्छा जी ठीक है जी। ठीक सर। हाँ जी रंजिंदर जी, कुछ और क्वेश्चन है आपका? हाँ जी अनम्यूट कर लें। हाँ जी बताइए। जी वो प्रिकॉशंस तो बता दी क्या क्या नहीं खाना जो है, उसमें एक दवाइयों में मैं यूरिटोन ले रहा हूँ, संधिकल्प ऑयल मैंने लगाया है, और उसके बाद कैप्सूल मैंने नहीं लिए। संधिकल्प कैप्सूल भी ले सकता हूँ? आप ले सकते हैं, पेन अगर रहता है मसल्स में ले सकते हैं। पेन तो परसों से जो है ना मेरे को तो जबरदस्त पेन है, और मंडे ट्यूसडे की मेरी फ्लाइट है, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, बेंगलुरु में वैसे, तो मैं यही चाह रहा था कि जल्दी जल्दी मेरा दर्द ठीक हो जाए बस। फिर आप दिव्य रस ले लीजिए ना सर, दिव्य रस ले लीजिए। दिव्य रस ले सकता हूँ जी खाने के बाद। ओके ठीक है। ठीक है ना, बाकी आप अपनी रिपोर्ट जरूर मुझे भेजना। आप नोट करना, जिस दिन भी आप बासा खाएंगे या रात को चावल खाएंगे पेन अगले दिन होगा। ओहो, राइस तो ओके ले ही लेते हैं राइस तो जो है ना। नहीं रात को मत खाइएगा ये चीजें, ओके कोशिश करें ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की। जी ठीक है, फील करेंगे। ठीक है सर, राइट राइट, थैंक यू। ओके सर। हाँ जी गणेश जी अनम्यूट करें, गणेश जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी बताइए। गणेश जी आई कांट हियर यू, आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अनम्यूट। हेलो गणेश जी अनम्यूट नहीं हुए आप। अनम्यूट करें गणेश जी, अनम्यूट। जो माइक सा दिख रहा है आपको रेड क्रॉस में, उसको प्रेस कर दे, वो रेड जो स्लैश है वो हट जाएगा, वो अनम्यूट करें। हेलो सर, नहीं अनम्यूट नहीं हुआ अभी आपसे, सामने देखिए बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड में अनम्यूट लिखा हुआ है, उसको प्रेस कर दीजिए। सर आई एम नॉट एबल टू हियर यू। हाँ जी चिराग जी आप बोलिए, चिराग जी अनम्यूट करें। हेलो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मैम एक मिनट, मेरी सिस्टर बात करना चाहती थी आपसे। जी श्योर, बात करवा दीजिए ना एक सेकंड में।
हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली ना प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद और आफ्टर डिलीवरी ना हमारे जो पैर का नीचे वाला एरिया होता है, तलवों को तलवे कहते हैं हम, उसमें इतना पेन रहता है एंड शोल्डर्स हैं और ये हथेलियां हैं, पेन नहीं जा रहा है। ये 1 ईयर के अराउंड टाइम पीरियड हो चुका है। ओके, आपने कैल्शियम चेक करवाया मैम आपने अपना? सॉरी, क्या कह रहे हो? कैल्शियम लेवल चेक करवाया था? यहाँ डिलीवरी के बाद आपने कैल्शियम और हीमोग्लो खाया था? हाँ जी मैम, करवाया था। और कैल्शियम भी खाया था आपने? हाँ जी, कैल्शियम भी खाया था। आपकी एज क्या है मैम? 22 है। 22। और 1 साल हो गया डिलीवरी को? यस यस यस। मैम आप ना शुरू करो, एक तो एचबी काउंट करवा लो, लो आएगा आपका। हीमोग्लो टैबलेट लेना शुरू करो, एक कैल्शियम लो और एक फ्लेक्स, ओनली 1 फ्लेक्स। कितना टाइम पीरियड लेना होगा ये? आप 15 दिन लीजिए, मुझे बात करिए मुझसे। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, ओके। थैंक यू मैम। ओके सर। खुशबू जी। हेलो। हाँ जी खुशबू जी, आप अनम्यूट करें। हाँ जी बोलिए खुशबू जी। नमस्ते मैम जी। नमस्कार जी। मैम एक पेशेंट बैठा है मेरे पास, उसके क्या है मतलब बायां साइड में सुन्न हो रही है और बहुत भयंकर खांसी चलती है, जो मतलब कुछ भी खाते हैं ना तो वो अंदर नहीं जा पाता है, और जैसे बोलते हैं ना तो ये अपनी जबान है ना वो आटिया खा रही है, मतलब बोला नहीं जाता उनको। मैडम ये आपके पेशेंट की उम्र क्या है? कितनी है आपकी उम्र? 55 वर्ष है मैम। मैम ये बीपी बढ़ता है, इनको बीपी की दवाई ले रहे हैं ये? मैम बीपीआई बताइए इनके। नहीं बीपी हाई नहीं, ये गोली खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? खा रहे हैं मैम गोली। कभी कभी खाते हैं क्या? डेली खाते हैं मैम। मैम ये इंडिकेट कर रहा है पैरालिसिस का, या तो बीपी अभी भी बढ़ रहा है या दवाई इनकी कम पड़ रही है। अच्छा मैम, दवाई कम पड़ रही हाँ, है। दवाई कम पड़ रही है, बीपी ज्यादा बढ़ रहा है, या परहेज नहीं कर रहे, देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ फैक्टर तो है इनकी स्थिति का कारण है जो। जी या तो मुझे पर्चा भेजेंगे या फिर आप इनको वहां गाइड करेंगे जिन्होंने इनको दवाई दी है, एक बार दिखा के आइए। जी मैम। मैम अपनी अमूल्य की क्या दे सकते हैं मैम इनको? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन कारण भी पता हो ना, क्या बीपी शूट कर रहा है मैम? दवाई कौन सी खा रहे हैं? कोई टेस्ट करवाया है? कोई हार्ट रिलेटेड है? कोई भी टेस्ट? जी मैम टेस्ट तो करवाया ही नहीं, कल ही करवाया अभी। तो वो क्या मुझे बताएं भेज दो आप? डॉक्टर ऑन कॉल पे, हमसे बात कर लो मैम, ठीक है मैम? मैम ठीक है मैम, रिपोर्ट भेज देंगे मैम आपको। हाँ श्योर, ओके ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी गणेश जी अनम्यूट हुए आप? अनम्यूट करें आप। अनम्यूट नहीं हुए गणेश जी आप। नो कोई बात नहीं, आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल पे बात कर लीजिए, ठीक है सर? हाँ जी साहिल जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ जी साहिल जी अनम्यूट करें। हाँ जी सर। हाँ मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम जैसे पेशेंट है, जैसे पीठ नहीं उछलता था, मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, पीठ उछलता है जो एलर्जी होती है। एक मिनट साहिल जी दोबारा बताइए। जैसे पीठ उछलता है, जो मोटे मोटे दाने होते हैं जी, तो उसके रीजन के बारे में पूछ रहा हूँ क्या? ओके देखो ये पित्त तब उछलता है जब आपका लिवर डिसऑर्डर हो। लिवर, ठीक है ना? या तो आपका पेशेंट बहुत स्पाइसी खा रहा है, बहुत गर्म खा रहा है और ओवर ईटिंग कर रहा है, ये लिवर इश्यूज की वजह से होता है। आर्टिकेरिया, इसको आर्टिकेरिया कहते हैं। ये लिवर जो लिवर की प्रॉब्लम है उससे वजह से होता है। तो आप इसमें लिवर सिरप, डाइजेस्टिव एंजाइम तो देंगे ही, साथ साथ पेशेंट को कुछ प्रिवेंटिव करने के लिए बोलेंगे, ठीक है ना सर? ये पित्त उछलना वही कारण है। आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो उसने बोला होगा कि मैंने 5 दिन पहले ये खाया है, कुछ ना कुछ गर्म जी। जरूर ठीक है मैम। ड्राई फ्रूट इसको मना कर दो आपके पेशेंट को। अच्छा ड्राई फ्रूट नहीं देना? जी लिवर देना है, डाइजेस्टिव एंजाइम देना है,
साथ में आप इनको ब्लड प्योरीफायर भी दे सकते हैं एक एनर्जी सेट देने से। ठीक है मैम। ओके सर। इसको कोई मल्टीविटामिन वगैरह तो नहीं देना ना? दे सकते हैं एनर्जी सेट, पर इसका रीजन पता होना चाहिए सर। सारी चीज रीजन क्या है, क्या इसको बार बार होता है या वन टाइम है? हाँ, कई पेशेंट ऐसे हैं जो बार बार हो रहे हैं। तो वो परहेज नहीं कर रहे सर। हमारा फर्ज है बताना, फॉलो उनको करना है ना सर? हाँ ठीक है मैम। ठीक सर। थैंक यू मैडम। ओके सर। ओके। हाँ जी करमवीर जी, कुछ और क्वेश्चन भी है आपका? करमवीर जी, सुनीता जी, सुनीता जी अनम्यूट करें। सुनीता जी, खुशबू जी, कुछ और पूछना है आपने? नहीं मैम। ओके, चलो फिर इस हिसाब से आई होप कि सभी को ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। सो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे आने वाले टाइम के लिए आपको बेस्ट विशेस भी देना चाहूंगी। सो नमस्कार। हेलो।